हेलो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियोमीटर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा और उसमें मैंने कहा था कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है विच इज़ यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ ऑफ द सेल विदाउट ड्राइंग अ करंट थ्रू द सेल। अब पोटेंशियोमीटर में जब हमने उसको पढ़ा था तो आप देख रहे हैं कि इसका जो डायग्राम है उस डायग्राम में हमारे पास यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट को जोड़ा होता है। प्राइमरी सर्किट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बैटरी है ऊपर और उसके साथ एक रियोस्टैट लगा हुआ है विच विल चेंज द रेजिस्टेंस। और नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारे पास है यहाँ पर जिसमें सेकेंडरी सर्किट कह रहे हैं, उसमें एक अननोन ईएमएफ लगा हुआ है, मतलब सेल लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ हमें नहीं पता है। और साथ में गैल्वेनोमीटर और साथ में जॉकी है। वो जॉकी जहाँ स्लाइड कर रहा है ना, वो वायर जो होती है वो नियरली 400 सेंटीमीटर के आसपास होती है, विच इज़ अ लॉन्ग वायर। मीटर ब्रिज में हमने जब पढ़ा था तो दैट इज़ 100 सेंटीमीटर वायर। यहाँ पर लॉन्ग वायर का यूज़ किया गया था। अब थोड़ा इसको समझा देते हैं कि हमारे पास किया क्या था कि जब हम लोगों ने सप्लाई स्टार्ट की थी बैटरी से जो ऊपर लगी हुई है, तो उस बैटरी से करंट फ्लो होते हुए आता है और जो हमारे पास वायर है लॉन्ग वायर ए बी, उस वायर में करंट जो फ्लो करता है दैट इज़ अ कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। और जब कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो होता क्या है कि उस वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द वायर। समझ गए? मतलब यहाँ पर V इज़ प्रोपोर्शनल टू L लाया था, ये इसका प्रिंसिपल बोला मैंने। और फिर हमने इसको सॉल्व किया था और कंडीशन ये थी कि गैल्वेनोमीटर में जो नीचे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ उसमें करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। जब करंट उसमें नहीं फ्लो करता, वो कब नहीं करता, जब जॉकी को हम लोग उस वायर में स्लाइड करते हैं और नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं और उस पॉइंट में जो नीचे स्केल में रीडिंग होती है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, दैट इज़ L। और उस लेंथ को यूज़ करते हुए पोटेंशियल ड्रॉप काउंट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, जो नीचे सेल लगा है। और उसका जो आंसर आता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़े से स्पेस के अंदर कि EMF ऑफ द सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KL। ठीक है ना? यहाँ पर जो EMF है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है KL के। K इज अ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट होता है। K क्या था यहाँ पर, इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट था, मतलब लेंथ के साथ पोटेंशियल वेरी करती है और ये कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू हम एक्सपेरिमेंट के दौरान जानते हैं। क्लियर? अब आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर। आज हमारा जो पोटेंशियोमीटर का सेकंड टॉपिक है वो है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियोमीटर, दैट इज यूजेस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। इसमें दो एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम लोग। एक एप्लीकेशन है कंपैरिजन ऑफ द ईएमएफ ऑफ द सेल ऑफ द टू सेल्स। दो सेल लेंगे और उस दोनों सेल की ईएमएफ को कंपेयर करेंगे कितना डिफरेंस है। उसका मैं आंसर हिंट दे देता हूँ कि E जो है ना वो L के प्रोपोर्शनल है, K कांस्टेंट है, तो नॉर्मली आंसर अकॉर्डिंग टू द लेंथ ही आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सामने डायग्राम देखिए, ये ऊपर वाला पार्ट अगर देखें तो वही है, मतलब ये प्राइमरी सर्किट है, बैटरी, एमीटर और रियोस्टैट। ठीक, नीचे वाले पार्ट में हमने दो सेल लिए, एक का EMF हमारे पास E1 है और दूसरे का EMF हमारे पास E2 है। इनको कंपेयर करना है। यहाँ पर तीसरा टर्मिनल ले लेते हैं, दिस इज अ थर्ड टर्मिनल, फर्स्ट सेकेंड एंड थ्री, तीन टर्मिनल्स हैं। आगे गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर एक जॉकी लगा होगा। जॉकी मान लीजिए कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ऐसे। ठीक है, और ये इस पोटेंशियोमीटर वायर जो कि 400 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लंबी वायर है, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके नीचे एक स्केल होता है, उसकी रीडिंग नोट डाउन करनी होती है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास हाउ टू फाइंड द आंसर। यहाँ पर फर्स्ट जो बैटरी है, जो सेल है, इसका EMF निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग इन दोनों टर्मिनल्स को जोड़ देंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल को जोड़ा। ठीक है, तो होता क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ, व्हेन द टर्मिनल फर्स्ट एंड थ्री कनेक्टेड, इन दोनों को हमने जोड़ा।
जोड़ने पे क्या होगा कि पहली बात तो ये है कि ये जो है 2 और 3 कनेक्ट नहीं है, ओपन सर्किट है, तो यहाँ पर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस पार्ट को तो आप रहने दीजिए अभी। अब अगर इस पार्ट को अगर आप छुपा देते हैं तो इस वाले पार्ट को देखें तो ये हमारी थ्योरी का ही पार्ट है जो पोटेंशियोमीटर में हमने प्रीवियस में पढ़ा। इससे पहले आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोटेंशियोमीटर का जो फर्स्ट पार्ट का आर्टिकल है उसको पहले पूरा देखिए, फिर इसको देखिए, क्लियरली समझ आ जाएगा। तो इसको आपने छुपा दिया, तो ये वाला पार्ट वही हो गया जो हमने पढ़ा अभी। अब यहाँ पर कहानी ये है कि इस यहाँ पर जो जॉकी होता है ना, इसको इस वायर पर स्लाइड करते हैं और मान लीजिए इस किसी पॉइंट पर जे मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर क्या हुआ, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आना बंद हो गई, क्लियर। अब इस पॉइंट में डिफ्लेक्शन आना बंद हो गई तो हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी रीडिंग। तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम बोलेंगे इस पार्ट में करंट आना बंद हो गया, ठीक। और इसका कारण क्या है वो मैं बता देता हूँ कि पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एजे होगा, वो ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर करंट नहीं फ्लो करता, ठीक है ना। इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर होता है। तो इस केस में हमारे पास मान लेते हैं कि जहाँ ये रुका वो वाली लेंथ हमारे पास है L1 फ्रॉम A, और E और L का आंसर कंपेयर करके आंसर आता है E1 इज इक्वल टू KL1। ये पहला आंसर कहाँ से, ये वाले आर्टिकल से, क्योंकि ये पोटेंशियोमीटर का आंसर था। तो E1 EMF पे लेंथ L1 पर जॉकी विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। इतना क्लियर हुआ। अब जब हमारे पास ये पहला आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 1, तो सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड इसको हटा देते हैं टर्मिनल्स को, और सेकंड और थर्ड को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इस केस में यहाँ पर हम बोलते हैं केस सेकंड, ये हमारा हो गया केस फर्स्ट। तो केस सेकंड में टर्मिनल सेकंड एंड थर्ड क्या किया हमने, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ये ओपन सर्किट है, इसमें करंट नहीं फ्लो करेगा। अब करंट ऐसे फ्लो करेगा, उधर से बैटरी से आएगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, रियोस्टेट की रीडिंग को चेंज करते रहते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मान लेते हैं इस केस में जॉकी जब यहाँ टच करता है, जिसको नाम दे देते हैं J1, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल AJ1 का EMF ऑफ द सेल E2 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर E2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, कि ये वाली लेंथ कुछ और होगी, तो इसको लेंथ को मान लेते हैं हम L2, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा L2 और ये आ जाएगा K। तो K इज़ अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमें पता होती है ग्रेडियंट की। तो ये सेकंड का आंसर, वो फर्स्ट का आंसर, देख लो। आई थिंक क्लियर हो गया आप लोगों को, जस्ट इसी से मैचिंग हो रही है। अब हमारे पास डिवाइड कर देंगे हम लोग, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2 के बराबर आएगा, दिस इज आंसर, क्योंकि ये कट जाएगा। तो हमारे पास EMF को कंपेयर करते हैं, अगर हमें लेंथ जो नल पॉइंट वाला पॉइंट लेंथ है उसको, उस रेशियो को निकालो, तो दैट रेशियो विल गिव द कंपैरिजन ऑफ द EMF ऑफ द टू सेल्स। क्लियर हुआ आप लोगों को, गुड। देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल में थोड़ी क्लैरिटी और आएगी आपको। न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा हुआ है इन अ पोटेंशियोमीटर अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड इन अ सेकेंडरी सर्किट, then the balancing point is found at a 40 centimeter mark. On replacing this cell, इस सेल को हटा दिया, on replacing this cell by a unknown cell of EMF, जिसकी EMF unknown EMF है, जिसकी unknown EMF हमें निकालनी है, तब हमारा जो बैलेंसिंग पॉइंट है वो मिला हमें 80 सेंटीमीटर मार्क पे। और फिर पूछा है कि फाइंड दिस अननोन EMF, जो दूसरा सेल लगा। पढ़ लिया आपने। इसमें थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिया हुआ है, जो कि मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको, कि यहाँ एक बैटरी है 3 वोल्ट की, ठीक, और ये पोटेंशियोमीटर है, जो कि एक सिंपल डायग्राम होता है ड्यूरिंग अ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक सेल लगा हुआ 1.5 वोल्ट का गैल्वेनोमीटर के साथ, और जब इसको हमने यहाँ कहीं टच किया,
जॉकी को, तब हमारे पास क्या हुआ, 40 सेंटीमीटर मार्क पे गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, यहाँ पर रीडिंग 0 हो गई। क्लियर हो गया। तो ये जो पहला है ना L1, ये मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, आंसर कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो हमारे पास लेंथ L1 है वो 40 सेंटीमीटर है और E1 जो है वो 1.5 वोल्ट है। ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको रिप्लेस किया, हटा दिया। तो मैं यहाँ पर ऐसे दिखा देता हूँ कि इसको जैसे हमने यहाँ पर हटाया, इसको हटाने का मतलब है इसको हटा दिया और गैल्वेनोमीटर को आप दूसरे वाले सेल से जोड़ दिया जिसका ईएमएफ हमें नहीं पता। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर ईएमएफ ये ऑब्वियसली दूसरा है, तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो जॉकी की होगा कहीं और टच करेगी, मान लो यहाँ टच करता है। इस पॉइंट पर आने के बाद वो 80 सेंटीमीटर मार्क पे क्या हुआ, इसने रीडिंग देना बंद कर दी। तो यहाँ पर आपके पास जो L2 है दैट इज़ 80 सेंटीमीटर। ठीक। E2 आपको निकालना है, तो यू हैव टू कंपेयर द ईएमएफ। तो अभी हमने किया कि ईएमएफ को कंपेयर करो इस फॉर्मूले से, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हमारे पास 1.5 है, ये E2 है, दिस इज़ व्हाट 40 सेंटीमीटर, दिस इज़ 80 सेंटीमीटर। यूनिट कट गई, 0 कट गया, 4 ने इसको 8 को 2 से काट दिया, ये इधर जाएगा। तो 1.5 इंटू 2 जब आप करोगे तो हमारे पास सेकंड ईएमएफ आएगा 3 वोल्ट के आसपास। ठीक है, समझ आ गया। तो 3 वोल्ट के आसपास ये आ गया हमारा पोटेंशियल। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें जो ये क्वेश्चन किया, इससे मैं एक क्वेश्चन और बना देता हूँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, जो कि आपके नॉलेज बढ़ाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर ये बैटरी जो है, इसका ईएमएफ, अगर इसको हम ड्राइविंग बैटरी या ड्राइविंग सेल बोलते हैं, इसका जो हमारा ईएमएफ है वो इनसे कम हो जाए, मतलब जैसे ये 1.5 है और ये 3 आया, तो मान लो कि ये हमारा 1 वोल्ट है। अगर हमारे पास ये 1 वोल्ट हो जाता है जो कि सप्लाई कर रहा है, किससे, इनके कंपैरिजन में छोटा हो जाता है, तब क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि एक्सप्लेन विद द रीज़न वेदर द सर्किट वर्क और नॉट इफ़ अ ड्राइविंग सेल, वहाँ सेल लिखा है, ये ड्राइविंग सेल है, इज़ 1 वोल्ट। अगर ड्राइविंग सेल 1 वोल्ट का हो जाता है, तब पता क्या होगा कि अगर इसका ईएमएफ इससे कम होता है, तब हमारे पास सप्लाई यहाँ पर आएगी, बट जो गैल्वेनोमीटर है उसकी रीडिंग कभी भी 0 नहीं होगी। मतलब जॉकी जब स्लाइड करेगा तो वी विल नेवर गेट द नल पॉइंट, और नल पॉइंट नहीं आएगा तो ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो याद रखना है इसको आपने कि बैटरी की जो सप्लाई है ना, वो इनसे हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया। अब इसका आंसर देखिए, आंसर में आपको लिखा हुआ है, इसको लिख लीजिए आप कॉपी में, पेन कॉपी उठाओ और लिखो कि इफ़ द ईएमएफ ऑफ द ड्राइविंग सेल इज़ लेस देन द ईएमएफ ऑफ द सेल इन द सेकेंडरी सर्किट, ये सेकेंडरी सर्किट है, देन तब हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास होगा कि वी विल नॉट गेट द नल पॉइंट, तब ये सर्किट काम नहीं करता है, दिस सर्किट विल नॉट वर्क बिकॉज वी विल नेवर गेट द नल पॉइंट एनीवेयर ऑन द वायर। क्लियर हो गया। आई थिंक थ्योरेटिकल और ये न्यूमेरिकल से पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। देखिए बच्चों, दूसरा एप्लीकेशन है डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर केमिकल होता है, उस केमिकल के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कहते हैं। आज हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन मतलब यूजेस के फॉर्म में इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है कि जो अभी हमने पढ़ा उसी में ही हमने कुछ एक्स्ट्रा एडिशन और की। पर पहले क्या किया है, देखिए यहाँ पर ये बैटरी है, रियोस्टेट है, एक की K1 है, यहाँ पर एक सेल है जिसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर,
और नीचे हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लिया जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, और एक की K2 लिया और यहाँ गैलोमीटर लगा दिया। इनिशियली हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इनिशियली K1 को क्लोज करना है, क्लोज्ड, और K2 को हम ओपन ही रहने देंगे। मैं कर देता हूँ साथ साथ में। तो ये हमने बंद कर दिया, इसको ओपन रहने दो। तो होगा क्या, बैटरी से सप्लाई आएगी, और बैटरी से जब सप्लाई आएगी तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, बट यहाँ पर ये ओपन सर्किट है तो दिस पार्ट विल नॉट वर्क। हेंस इस पार्ट में कोई मतलब नहीं हो कि करंट यहाँ नहीं आया तो ये यूजलेस पार्ट है, इसको छोड़ दो। तो बचा ये वाला पार्ट। तो ये ऊपर वाला पार्ट आपको जो दिख रहा है वो वैसे ही है जैसे अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पर जो गैलोमीटर के साथ जॉकी होगा उसको हम लोगों ने यहाँ टच किया, मतलब यहाँ पर स्लाइड किया, और इस पॉइंट पर आकर गैलोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, रीडिंग इज 0। तो हमारे पास यहाँ पर करंट इतने हिस्से में आप आना बंद हो गया। तो हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल। ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ ही। और जहाँ पर ये टच करके लेंथ आती है उसको हम L1 मान लेते हैं। तो पहला आंसर तो हमारा वही है कि E इज इक्वल टू द वॉट KL1। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट जो एक्स्ट्रा आ गया इस टॉपिक में, अब हमने क्या किया, फाइनली इसको भी बंद कर दिया, उसको तो बंद किया है। तो फाइनली K1 एंड K2 दोनों हमने क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। ठीक है ना, कौन, दोनों, बोथ आर क्लोज्ड। ठीक है, दोनों क्लोज करने पे अब क्या होगा, हम इसको फिर से स्लाइड करेंगे और मान लो इस किसी पॉइंट पर जॉकी J1 विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। अब ऐसा क्या होगा कि भाई यहाँ रीडिंग नहीं आएगी, उन्होंने इसको नल पॉइंट मान लिया। तो होगा पता क्या, कि हमारे पास जो बैटरी से सप्लाई आएगी वो करंट इस तरह से फ्लो करेगा, और जो यहाँ से यहाँ पर जो पहले वाले पार्ट में इसमें करंट नहीं आ रहा था, इसमें क्या है, इसको क्लोज सर्किट मिल गया। तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी और करंट अब यहाँ से भी फ्लो करेगा, ऐसे करके इस तरह से फ्लो करेगा, बट वो इस हिस्से में रहेगा, इस क्लोज लूप में, और उसका ऊपर वाले पार्ट में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ करंट ऊपर, यहाँ पर करंट यहाँ नीचे, बट यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। तो गैलोमीटर में करंट 0 आएगा, रीडिंग इज 0। ठीक, जहाँ ये रीडिंग आना 0 होगी उस वक्त हम इसकी लेंथ को नोट डाउन कर लेंगे। मान लो ये लेंथ है L2। क्लियर, बट इस केस में अब क्या होगा कि हमारे पास EMF E इज इक्वल टू KL2 नहीं आएगा, अब यहाँ पर V इज इक्वल टू KL2 आएगा। V इज वॉट, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। मतलब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह से एक वोल्ट मीटर यहाँ पर ऐसा लगा दो, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जो आया रेजिस्टेंस की, उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, वही इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि पैरेलल है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा ना, वो V इज इक्वल टू KL2 आएगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द EMF ऑफ द सेल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AJ1। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा कि इसमें फ़र्क यहाँ। अब V क्या होगा, V हो जाएगा IR KL2। I1 R क्या है भाई, यहाँ से जो सप्लाई है ना करंट, वो करंट हम मान लेते हैं I1। तो वो करंट I1 करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज़ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब ये करंट कितना है, ये करंट कितना है, इसमें अगर आप देखो किरचॉफ लॉ लगाओ या ओम्स लॉ लगाओ, तो यहाँ पर ओम्स लॉ लगाते हैं तो I इज इक्वल टू V, क्योंकि ये V की तरह काम करेगा, सप्लाई कर रहा है, और रेजिस्टेंस ये और ये दोनों सीरीज़ में। तो हमारे पास R प्लस R आ जाएगा, ये ओम्स लॉ, I इज इक्वल टू V अपॉन R, साथ में ये R और KL2 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर। अब ये E की वैल्यू आपको यहाँ ऊपर दिख रही होगी, देख लो भाई, इस वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं तो हमारे पास आएगा KL1 है ये, और ये R अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू KL2, K कट गई। ठीक है, अब आप इसको इधर उधर करो, आंसर दिखाई देगा। कैसे, ये देखिए, L1R इज इक्वल टू KL2R प्लस L2 कैपिटल R।
मल्टीप्लाई कर दिया, इससे R निकालिए, आपको आंसर दिखेगा, दैट इज़ R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 माइनस 1। ये हमारा आंसर आफ्टर सॉल्विंग। आप करिए, कॉपी पकड़िए और लिखिए। तो R इज इक्वल टू कैपिटल R, रेजिस्टेंस हमें पता है, L1 L2 पता है हमें, तो ये दोनों चीज़ें जब हमें पता हैं तो हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस इंटरनल आ जाएगा। ठीक है, इस L1 L2 को ध्यान से देखो तो L E के बराबर है L1 और ये V के बराबर है, तो इसी को ही हम R इज इक्वल टू R E अपॉन V माइनस 1 भी लिख सकते हैं। दीज आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। समझ आया आप लोगों को? देखिए, इसमें एक न्यूमेरिकल करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन अ पोटेंशियोमीटर अ सेल when connected with the open circuit, then the balancing length is obtained at 80 centimeter mark, and when the cell is shunted with a resistance of 15 ohm, then the balancing length is reduced to 60 centimeter. Find the internal resistance of the cell. इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद डायग्राम वही रखा है मैंने जो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा, कि हमारे पास ये ऊपर वाला प्राइमरी सर्किट है, ये सेकेंडरी सर्किट है ये वाला, और यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हमने निकालना है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, इसको तो ओपन ही रखा ये वाला, और ये यहाँ से सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पर जो इनिशियली क्या होगा, जॉकी को मान लो आपने यहाँ टच किया तो इस पॉइंट पर नल पॉइंट मिला विच इज़ 80 सेंटीमीटर मार्क पहला। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, L1 हो गया। उसके बाद बोला कि इसको हमने शंट किया 15 ओम रेजिस्टेंस के साथ। किसको, इसको हमने शंट किया, मतलब जोड़ दिया, और जब इसको जोड़ा तो जोड़ने के बाद यहाँ पर रीडिंग ज़ीरो नहीं आई, तो हमने इसकी पोजीशन चेंज की, तो वो हमारा आया कितना, 60 सेंटीमीटर। तो दिस इज़ व्हाट, L2। तो ये हमारा L2 मिल गया, ये L1 और ये R। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का अगर हमने ध्यान से स्टडी कर रखी है तो उसके फॉर्मूले से भी कई बार हमें आंसर मिल जाता है। तो वो आ जाएगा हमारा ये 15 ओम, दिस इज़ 15 ओम। ठीक है, और ये हमारा L इज़ वॉट 80, दिस इज़ 60 माइनस 1। ठीक है, तो ये काटते हैं, तो ये 2 4 8, 2 3 6, तो R इज़ इक्वल टू 15 4/3। इसको वहाँ ले जाइए तो R इज़ इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा, 4 से माइनस होगा, तो दिस इज़ 1/3। चेक करो और इसको काटो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ 5 ओम। ये 5 ओम मिलेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरह से एक ईजी मेथड से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आज के टॉपिक में हमने एप्लीकेशंस पढ़ी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया पूरा टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मिलते हैं।